जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। एक तो पिंकी कोकिनी जो है, उसने बहुत सारी चीज़ें खोल के सामने रखती हैं सोसाइटी के। अगर आपको याद हो तो एक मंज़र था कि एक पुलिस कांस्टेबल या 1 या 2 पुलिस वाले थे और ये अदालत के अंदर उस वक़्त धनधनाती फिर रही थी और इसके हाथ में हथकड़ी भी नहीं थी। इसने अपने एक हाथ में पानी की बॉटल उठाई हुई थी। कपड़े जो थे वो आपके सामने थे, उसमें इसने ट्राउज़र पहना हुआ था, एक लूज़ सी शर्ट पहनी हुई थी। और ये अदालत के कॉरिडोर्स के अंदर धनधनाती हुई फिर रही थी और दूर-दूर तक कोई पुलिस एहलकार नहीं था। कोई था तो सिर्फ एस्कॉर्ट कर रहा था और इसको बता रहा था कि मैडम आपने उस तरफ नहीं इस तरफ जाना है। तो एक मुकम्मल प्रोटोकॉल था, एक ऐसा प्रोटोकॉल था जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मुल्ज़िमों को मिलता हो या फिर अगर मिलता हो तो वीआईपी मुल्ज़िम जो होते हैं उनको मिलता है और उनको ये इजाज़त होती है कि आप पानी की बॉटल पकड़ें, आप धनधनाते फिरें, एक जज साहब के कमरे से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल तीसरे में, कॉरिडोर के अंदर आप घूमते फिरते जाएँ और पुलिस एहलकार जो है प्रॉपर आपको एस्कॉर्ट कर रहे हो। तो इस टाइप की जो होता है ना वीआईपी मुल्ज़िम ही होते हैं पाकिस्तान में। तो एक मंज़र ये था, जिसके अंदर पिंकी साहिबा जो थी, वो दनदनाती फिर रही थी और किसी तरीके से ये महसूस ही नहीं होता था कि ये गिरफ्तार है या ये मुल्ज़िमा है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या इनको अदालत में लाया जा रहा है मुल्ज़िमा के तौर पे। और अब एक दूसरा मंज़र है जो कल देखा गया और इस मंज़र में देखा गया कि उन्हें बाकायदा को हज़ारों पुलिस एहलकार होंगे, ये सैकड़ों तो होंगे अगर हज़ारों नहीं कहते, तो सैकड़ों पुलिस एहलकारों में जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, उन सब ने इनको घेरा हुआ है। पूरा कॉरिडोर जो है पुलिस वालों से भरा हुआ है और मीडिया जो है ना एक साइड पे खड़ा हुआ है और वहाँ से वो पिंकी से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिंकी के मुँह के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है और उसको मुँह से कपड़ा उतारने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं उन्होंने घेर रखा है और वो उसे धक्के दे के आगे ले जा रही हैं और उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये वही खातून है और वही मुल्ज़िमा है, वही जराइम है। तक़रीबन मेरा ख़्याल ये है कि वही अदालत होगी क्योंकि ये अदालत भी मुझे वैसी ही लगती है जैसी पहली थी। तो अब उसी अदालत के अंदर और उसी मुल्ज़िमा के साथ ये 2 सलूक हैं। एक सलूक ये है कि वो बॉटल उठा के धंधनाती फिर रही है। दूसरा सलूक ये है कि ऐसा लगता है कि पुलिस जो है, उसके पास सिर्फ़ एक ही मुल्ज़िम है पूरे कराची के अंदर, लिहाज़ा पूरी पुलिस जो है ना इसी मुल्ज़िमा को लेके आगे बढ़ रही है। अब ये तज़ाद क्यों है? तज़ाद ये है कि जब किसी को पता नहीं था या चंद पुलिस एहलकारों तक ये बात महदूद थी, पब्लिक नहीं हुई थी और अवाम को नहीं पता था कि पिंकी कोकिनी क्या है और वो क्या कारोबार करती है। और उसके बाद जब ये मीडिया तक आ गई बात और जब मीडिया ने इस मामले को उठा लिया तो फिर सारे पूरी पुलिस एक्टिव हो गई और इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई कि अब उसने उसको इस तरह घेर रखा है कि उसको साँस तक लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये तज़ाद क्यों है? ये तज़ाद बेसिकली सोसाइटी का तज़ाद है और ये चीज़ साबित करती है कि हमारा माशरा इस तरह है कि अगर तो चीज़ें कंट्रोल में हों, तो एक मुख्तलिफ सलूक किया जाता है और अगर चीज़ें पब्लिक हो जाएँ, अवाम के सामने आ जाएँ, तो फिर ये इस किस्म का सलूक होता है। यानी एक्सट्रीम है, एक साइड पे एक्सट्रीम ये है कि खातून को मुकम्मल इजाज़त है कि जो चाहे कर ले और वो जज साहब के कमरे में बैठ के अपने वकील से टेलीफ़ोन पे बात भी कर रही है और वो फिर अपनी मर्ज़ी कर रही है जिसको कहा जा सकता है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि उसको सांस लेने की इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि अब पूरी पुलिस जो है उसके ऊपर प्रॉपर जो है ना यलगार करके बैठी हुई है। तो ये तज़ाद है, ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी से आपको बाकी चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोग हैं क्या? कि एक साइड पे हमारा ये रवैया होता है और दूसरी साइड पे हमारा ये रवैया होता है। प्राइम मिनिस्टरों के बारे में कहते हैं कि जी इनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं बेचारों के पास, या प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है या फिर अडयाला जेल होती है, या पुलिस इनके पीछे होती है और सैल्यूट इनको कर रही होती है या फिर इनको रिसीव कर रही होती है और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये होता है कि पुलिस इनको घेर रखा होता है। वही पुलिस होती है जो एक बार सैल्यूट करती है, वही पुलिस होती है जो एक बार घेर लेती है। बल्कि इमरान खान साहब की तो ऐसी-ऐसी फुटेजेस चल रही है जिसके अंदर आज की जो क़यादत है वो इन्हें सैल्यूट कर रही है और फिर उसके बाद वक़्त बदला और ये अडयाला जेल के अंदर है और इनका किसी से राब्ता ही नहीं हो रहा। ये बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात करने के लिए भी तैयार नहीं। सैल्यूट तो दूर की बात हो गई। एक वक़्त है सैल्यूट का, दूसरा वक़्त है किक का। तो ये है पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम मेरा ख़्याल है पिंकी जो कोकीनी है उसने दंगा करके रख दिया है। पूरी डिटेल आगे चल के मैं बताऊँगा कि उसने कुछ एतराफ़ात किए और जो एतराफ़ात है उसके अंदर इमरान खान साहब का ज़िक्र भी है। अब इमरान खान साहब सारे मामले में कैसे आगे, किधर से आगे, ये आपको आगे चल के बताएँगे। और इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना उसके लिए मई का महीना को बहुत अच्छा नहीं है।
ये दूसरी शिकस्त होगी इस मई के अंदर और बड़ी शिकस्त हुई है इसको। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे चल के आपको बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को पागल करार दे दिया है, और ये पागल जो उन्होंने करार दिया है कैसे दिया है, और ईरानी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, ये भी आगे चल के आपको बताया जाएगा। पिंकी का जो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान है, क्या इमरान खान के खिलाफ कोई नया केस बन रहा है, ये भी आगे चल के आपको बताएंगे। और 3 दिन के अंदर एक दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान को मिली है, ये दूसरी खुशखबरी क्या है ये भी आगे चल के आपको हम पूरी डिटेल देंगे। लेकिन वी लॉ की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, खैर अच्छी बात सबका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया, और साथ ही हम अपनी वेबसाइट javed.ch.com के ऊपर प्लेस भी कर रहे हैं। अब आप हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कीजिए, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, और हमारा जो एक्स अकाउंट है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल पिंकी कोकिनी को अदालत में पेश किया गया, और ये अदालत जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने रिमांड के लिए पेश किया गया। वहां पिंकी ने शोर करना शुरू कर दिया, और इसने तो इतना ज्यादा शोर शराबा किया कि सारे जो लोग हैं वो हैरान रह गए कि इससे पहले का क्या व्यू था और आज क्या व्यू है। तो पिंकी ने कुछ इंकशाफात किए हैं। एक तो उसने कहा है कि जी मुझे जो है जबरदस्ती मेरे साथ की जा रही है, और 22 दिन पहले मुझे लाहौर से उठाया गया था, तो लाहौर से गिरफ्तार करके ये वैन में मुझे कराची लेके आए, जबकि मुझे 22 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये बयान मुझे झूठा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जो फुटेज आई थी उसके अंदर वो गिरफ्तार नजर नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल कॉरिडोर के अंदर चहलकदमी कर रही थी। तो अब अगर 22 दिन पहले इनको गिरफ्तार किया गया, लाहौर से लाया गया, वैन के अंदर लाया गया, और इनके साथ इतना जुल्म और ज्यादती की गई है, तो फिर ये कौन सी पिंकी कोकिनी थी जो उस वक्त कॉरिडोर्स के अंदर फिर रही थी और हाथ में पानी की बोतल उठाई हुई थी और मटर गश्त करते हुए ऐसे ऐसे झूमते झूमते आगे चल रही थी। तो अगर इनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, 22 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, खुफिया रखा गया, तो फिर ये कौन सी अदालत थी और कौन सी खातून थी और कौन से पुलिस एहलकार थे जो इन्हें लेके वहां पे फिर रहे थे। तो ये अगला एक सवाल यहाँ से पैदा होता है। साथ उन्होंने कहा जी मुझे झूठे मुकदमे जो है ना उसके अंदर इन्होंने शामिल किया है, और मेरे ऊपर सारे मुकदमे झूठे बनाए जा रहे हैं। तो ये भी एक अजीब सी बात लगती है। बहरहाल उनका अपना बयान है, उसको मेरा ख्याल है वेटेज देने चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा जी मुझे तशद्दुद भी किया गया है। तो मुझे लगता है तशद्दुद किसी जगह किया गया हो कि जब ये केस इतना हाईलाइट हो जाता है तो फिर कोई पुलिस एहलकार हाथ लगाने की गलती भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इसकी सजा बहुत ज्यादा होगी। और साथ साथ उसने कहा जी कि मैं मुझे यकीन दहानी करवाई गई है कि तू फिक्र ना कर, तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा, बस तुमने हमारे हक में बयानात देने हैं। तो ये जो है ये मुझे इस चीज की उन्होंने कहा जी कि मुझे यकीन दहानी बार बार करवाई जा रही है। अब इस चीज की भी समझ नहीं आ रही कि जब इतना हाईलाइट हो गया हो केस, तो पुलिस यकीन दहानी की पोजीशन में नहीं होगी। साथ उसने कहा जी मुझे मेरे ऊपर 20 से 25 पर्चे उन्होंने ठोक दिए, और मेरे ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, और मुझे गलत किस्म की जो चीजें हैं उसे कबूल करने पे मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और साथ उसने कहा जी कि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर तुम तस्लीम नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को हम उठा लेंगे। ये उसने बयान दिया है अदालत के अंदर। और फिर जज साहब ने पूछा जो पुलिस एहलकार है, जो पुलिस तफ्तीशी है, कि आपने क्या पेशरफ्त की है। तो उसने कहा जी 7 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। उससे कहा गया जो पहला ऑर्डर था अदालत का वो कहाँ है। तो उसने कहा जी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी अजीब सी तफ्तीश कर रहे हैं आप लोग कि आपने ऑर्डर जो है वो गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं और मुलजमा को लेके यहाँ पे आ गए। और साथ ही फिर पुलिस एहलकारों ने ये बताया कि जिसने पूरी नस्ल बर्बाद कर दी है, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो हमारी अगली नस्ल है उसको नशे पे लगा दिया, तो ये बहुत बड़ी मुलजमा है। दूसरा पुलिस ने यह भी बताया कि 800 के करीब इसके फोन से नंबर निकले हैं, और साथ ही गैर मुल्की जो लोग हैं उनके साथ भी इसका राब्ता था। तो साथ जब इसको लाया गया था पिंकी को, तो उस वक्त ज़ाहिर है कॉरिडोर के अंदर से जब इनको लाया जा रहा था तो वहां पे पुलिस एहलकारों के साथ साथ मीडिया के लोग भी चल रहे थे, और मीडिया के बहुत सारे लोगों ने इससे सवाल किया पिंकी से। तो ये बार बार कपड़ा जो थी अपने सर से उतार रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी। इसने बड़ा शोर शराबा किया वहां पे कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। फिर कुछ उसके अपने मेरा ख्याल है लोग भी वहां पे मौजूद थे जो बार बार उससे पूछ रहे थे और ऐसा जेस्चर दे रहे थे कि जैसे कि पिंकी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो इस टाइप की फुटेज जो है वो भी बाहर निकली है। तो जब इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां पे इसने बयान दिया है कि मुझे मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी बयान दें। और ये जो बयान है इसने
चलते फिरते भी जब मीडिया के लोग को इसने देखे तो वहां पे भी उसने ये बात की कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ के भी बयान दे दे। बनी गाला जो है उसके स्पेसिफिकली बनी गाला कैसे जिक्र किया कि उसके बारे में भी बयान दे। तो अब ये मामला जो है ना इस तरह नहीं है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि सारी चीजें उसके ऊपर डाल दी जाए। को बस्ता बे के पहले जमाने में कोई होते होते थे, मुलजिम होते थे, ये इसीलिए रखे होते थे कि जो भी जुर्म होगा, जो भी गलती होगी किसी से भी, उसके खाते में डाल दिया जाएगा। मसलन कुछ मुलजिम पुलिस ने रखे थे होते थे जो इश्तिहारी होते थे, तो अगर कत्ल हो गया तो वो भी उसी के खाते में डाल दिया जाता था, जो चोरी हो जाती थी वो भी उसके खाते में डाल दी जाती थी, कोई भैंस किसी की निकल जाती थी, निकाल ली जाती थी, चोरी कर ली जाती थी, खो ली जाती थी जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो उसका केस भी उसी के खाते में डाल दिया जाता था। कि दहशतगर्दी होती थी तो 8-10 मुलजिमों के नाम होते थे, वो उसी के अंदर डाल दिए जाते थे। तो ये पुलिस का एक पुराना वतीरा है कि जो भी हो रहा हो, किसी न किसी एक शख्स के खाते में या दूसरे शख्स के खाते में या चौथे शख्स के खाते में डाल दिया जाए और डाल के कार्रवाई डाल दी जाए। इसको कहते हैं कार्रवाई डालना। तो पुलिस ये कार्रवाई डालने की एक्सपर्ट है पाकिस्तान के अंदर। अब क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर है और उनके ऊपर केस बने हुए हैं, उनके ऊपर एक पुराना इल्ज़ाम है कि वो मंशियात इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर वो मंशियात इस्तेमाल करते थे तो जेल के अंदर तो ये फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये हासिल है। तो इमरान खान इतना अरसा सर्वाइव कैसे कर गए जेल के अंदर, ये भी एक सवाल बनता है। हो सकता है पुराने ज़माने में कभी ये गलतियाँ करते हों, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके अंदर इस किस्म के असरात नहीं है, वरना वो जेल ना काट पाते। अब क्योंकि एक मुलज़िमा गिरफ्तार हुई हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से और कराची से है, तो पुलिस ने कोशिश की होगी कि इमरान खान साहब का नाम भी इसके अंदर आ जाए। अब अगर इमरान खान साहब का नाम आ जाएगा, तो केस दोबारा हाइलाइट हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस भी बनाया जा सकेगा। इस किस्म की बातें भी हो रही और साथ में सोशल मीडिया देख रहा था, तो ऐसे-ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगे कि इनका जी पिंकी पीरनी के साथ ताल्लुक है, ये जी उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ये यहाँ पे बहुत काम करती होती थी। फिर ये कि जी इन्हें सेनेटर बनाने की कोशिश की गई थी या इससे पैसे वसूल किए गए थे कि तुम्हें सेनेटर बनाते हैं। फिर ये भी कि इसने एमपी और एमएनए बनने के लिए भी पैसे दिए थे और ये कि जो पूरा नेटवर्क पुराना इक़्तिदार में था, वो सारे का सारा इसके बड़े करीब था। इस टाइप के जो खबरें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो टोटली गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस पिंकी का को पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है जब किसी के ऊपर बुरा वक़्त होता है तो फिर उस बुरे वक़्त का फ़ायदा उठा के किसी न किसी तरीके से ऐसे मामलात को जोड़ने की कोशिश की जाती है, जो इस वक़्त भी पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। मेरा ख़्याल ये है कि पुलिस को भी चाहिए और दूसरी जो एजेंसीज़ हैं हमारी, उनको भी चाहिए कि इमरान खान साहब के इश्यू को साइड पर रखें और ये जो पिंकी कोकीनी है या जो कोकीन बेचने वाली पिंकी है, इसका केस अलग रखें, क्योंकि ये केस वाक़ई बड़ा सीरियस है। इसको अगर इमरान खान साहब के साथ नथी कर दिया गया, तो ये जो सीरियस केस है, वो डाइल्यूट हो जाएगा और फिर ये गलत भी साबित हो जाएगा और ये खातून जो है बड़ी जल्दी रिहा होके अपने घर बैठी होगी, जो बड़ा ज़ुल्म होगा इस सोसाइटी के साथ। इसके साथ-साथ जो पिंकी कोकिनी है, उसका लाहौर का जो बंगला है, उसकी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं और अब ये पता चला है कि इसने वहाँ पे किराए पे मकान लिया हुआ था और इसके वालिदैन वहाँ पे रहते थे, लेकिन जब छापा पड़ा और ये गिरफ्तार हुई तो उसके बाद वालिदैन वहाँ से निकल गए और अब उस बंगले की तस्वीरें जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के जो कुछ खबरों की तरफ। एक तो कतर से पाकिस्तान को दूसरी एलएनजी का कार्गो जो है वो मौसूल हो गया है और ये 3 दिन के बाद दूसरा कार्गो है और ये पाकिस्तान को एक दूसरी खुशखबरी मिली है 3 दिन के अंदर-अंदर। को यहाँ पे बिजली का बहुत ज्यादा बहरान पैदा हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वक्त पे एलएनजी ना आई तो शायद बहुत सारे जो पावर प्लांट्स है वो शट डाउन हो जाए और अगर शट डाउन हो गए तो पाकिस्तान में वो 5-6 घंटे की लोड शेडिंग जो थी वो नजर आ रही थी। लेकिन ईरान की मदद से और दूसरा ये है कि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान जो है इस वक्त अपने कार्गो जहाज हासिल करने में कामयाब हो रहा है। मुसलसल एलएनजी आ रही है कतर से और बड़ी सस्ती भी मिल रही है और उसके साथ ही जब ये पहुंच रही है तो साथ ही हमारे जो जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। कोई 5 पावर प्लांट्स बंद हुए थे लेकिन अब वो दोबारा रीएक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही बिजली का बहरान जो है ना उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने काबू पा लिया। ऑलमोस्ट 1,60,000 क्यूबिक मीटर ये जो एलएनजी लेके पोर्ट कासिम के ऊपर लैंड कर गया है, यानी कि पहुंच गया है। और इससे पहले जो आया था वो 13 मई को इससे पहले एक कार्गो जहाज आया था। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि जनाब मामला जो हैं वो कंट्रोल में। इमरान खान साहब के लिए भी एक बुरी खबर है और वो खबर ये है कि अपोजिशन ने कोशिश की थी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन की एक कमेटी बने जिससे इमरान खान साहब के साथ जो जेल के अंदर हो रहा है सलूक, उसके ऊपर तहकीकात की जा सके, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हो सकें और खान साहब का जो इलाज है
वो बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया। ये प्रपोजल सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास साहब ने पेश की थी, और इस पे जो राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने कहा जी इसकी जरूरत नहीं है, वो मुल्जम है और मुजरम है बल्कि, तो मुजरम जो है उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है, तो उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जा सकती। तारक फजल चौधरी साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने कहा कि जनाब वो ज़ाहिर है उनका इलाज हो रहा है, और ये हमसे एतराज़ किया जाता है कि आप रात के वक्त उनको अस्पताल क्यों लेके जाते हो, तो मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिस वक्त भी होती है उनको ले जाते हैं। तो अब कोई इंसिडेंट है कि इमरान खान साहब की मेडिकल इमरजेंसीज है वो रात के वक्त ही होती है। वह भी एक सवाल है कि कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है जो सिर्फ रात के वक्त ही होगी, दिन के वक्त नहीं होगी। बहरहाल हुकूमत की अपनी मजबूरी है, हुकूमत उसका इजहार कर रही है कि जनाब हम तो मजबूर है, किसी को एतराज है तो जाके उनसे पूछे जिनसे पूछना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है उसमें 7% तक ये पहुंच जाएगी, जो जाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है। साथ उन्होंने ये बताया कि जो माशी नमू है, यानी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो पाकिस्तान की है, वो 3.7 तक पहुंच गई हुई है, लेकिन महंगाई जो है 7% है, यानी कि जितनी हमारी माशी ग्रोथ है या माशी नमू है, उससे डबल जो है वो महंगाई है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए टू मच है। इसके साथ साथ एक और खबर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप में चाइना का दौरा करके मुकम्मल करके वापस चले गए, और साथ ही प्यूटन जो है उसका दौरा स्टार्ट हो रहा है। 19 मई को प्यूटन जो है वो चाइना पहुंचेंगे। तो अब रशिया और चाइना जो है वो भी अपने मामला सेटल करने लगे हैं। तो एक साइड से अमेरिका चाइना के साथ मामला सेटल कर रहा है, दूसरी साइड से रशिया ने करना शुरू कर दिया है। अब ये देखते हैं कि ब्लॉक कौन सा बनता है, कि चाइना अमेरिका की तरफ जाता है या फिर रशिया की तरफ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के साथ भी अपने मामला दुरुस्त करना चाहते हैं। अब अगर ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि दुनिया का जो एक सिनेरियो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी एफर्ट कर रहा है कि दोनों जो मुल्क हैं उसके साथ मिल जाए। वो हो सकता है अमेरिका की मजबूरी हो, या हो सकता है इन दोनों मुल्कों की मजबूरी हो, लेकिन ये चीज अगर हो जाती है तो पूरी दुनिया जो है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया, और दो इंटरव्यूज है उनके, एक तो फॉक्स न्यूज के लिए इंटरव्यू है, और दूसरा जो है उनका एक और इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू उन्होंने पहुंच के अमेरिका दिया, और दूसरा उन्होंने रास्ते में अपने जो जहाज है उसके अंदर दिया था। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान पर मैं फैसला कुल हमला करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने रोक लिया है, और पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं जो ईरान की तरफ उनका टिल्ट है, और वो ईरान के करीब है, और उन लोगों ने मुझे कहा, और उन लोगों को खुश करने के लिए या मुतमईन करने के लिए या उनको उनके जुबान रखने के लिए मैंने ईरान के ऊपर जो फैसला कुल हमला है उसको रोक लिया। तो दूसरा उसने ये कहा कि मुझे ये यकीन दिलवाया गया पाकिस्तान की तरफ से कि हम आपकी डील करवा देंगे, आपको हमला करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नया किस्म का इंकशाफ है, रोज ही इंकशाफ करता है डोनाल्ड ट्रंप का। कमाल ये है कि रोज कुछ ना कुछ कहता है, और जो पिछली बातें होती है उसको भूल जाता है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि अगर वो पाकिस्तान की कदर कर रहा है तो हमें भी इस कदर का एहसास होना चाहिए, और हमें भी उनको खुश आमदीद कहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक गोल्डन टाइम है जिसके अंदर दोनों मुखालफिन जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दोनों का इत्तेफाक है। तो ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। दूसरा उसने कहा जी कि ये जो ईरानियन है ना, मुझे इसकी समझ नहीं आती। एक दिन वो बात करते हैं, बड़ी लंबी बात करते हैं, और ऐसा लगता है हमें कि मामला सेटल हो गया, लेकिन अगले दिन वो बिल्कुल भूल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कल हमारी इनके साथ बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी इन लोगों का कोई ज़हनी तवाज़ुन जो है ठीक नहीं है, इनके अकल के साथ कोई मसला है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, साथ उन्होंने कहा ये पागल है, साथ उसने ये कहा कि पागल है, और मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए जंगबंदी की हुई है। अब ईरानी जो है ना, वो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अपना एक स्टाइल है। वो जो भी बात करते हैं बड़ी ठोक बजा के, बड़ा गौर फिक्र करके, बड़ी जो एक दूसरे के साथ मुशावरत करके करते हैं। ये ईरानियों का मसला है, इसीलिए उनका सिस्टम थोड़ा सा स्लो भी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो ज़्यादा जल्दी में है, जल्दी इसलिए है तो रोजाना की बुनियाद पे उसको नुकसान हो रहा है, वहां पे बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं अमेरिका के, और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि सेनेट के अंदर और साथ साथ जो उनके अवान नुमाइंदगान है उसके अंदर भी ठीक ठाक उसके लिए प्रेशर है, क्योंकि अब सिर्फ एक वोट के फासले पर रह गया वो। और अगर डेमोक्रेट्स और एक या दो रिपब्लिकन को तोड़ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों को तोड़ लिया हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट भी स्टार्ट हो सकती है, और ये जंग जो है उसे कांग्रेस रुकवा देगी। और उससे बचने के लिए वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले। ईरानी इस सूरत हाल से वाकिफ है, लिहाजा उसने जो कहते हैं ना अड़ंगी दे देना, तो उसने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अड़ंगी दी हुई है, या उसको जफ्फा मार लिया। कबड्डी के खेल अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जब एक खिलाड़ी
पीछे भागना चाहता है तो जो दूसरा खिलाड़ी होता है उसको जफा मार लेता है। तो ईरान ने एक जफा लगाया बड़ा जबरदस्त किस्म का, लॉक कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलना चाहता है, ईरान उससे निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर ये एक आध महीना और रुक जाता है तो इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमेरिका के अंदर होगी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी, या लोग मिसाल दिया करेंगे। तो ईरान उस वक्त का इंतजार कर रहा है। बहरहाल एनीहो, इसके साथ ताइवान से रिलेटेड एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप से रास्ते में पूछा गया था कि ताइवान के ऊपर क्या अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके अंदर तब्दीली आई है। फॉक्स न्यूज ने उनसे पूछा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, पॉलिसी में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ताइवान चाइना के साथ अपने सफारती मामला ठीक करे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमें जंग के लिए आना पड़े, क्योंकि बहुत फासला है और इतने फासले से आके जंग करना जो है वो मुनासिब नहीं है, लिहाजा मामला सफारतकारी से हल होने चाहिए। वो ताइवान के ऊपर मैं पहले आपसे कह रहा था कि चाइना जो है ना, उसने राजी कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब अमेरिका जो है ताइवान से थोड़ा सा पीछे हटेगा, क्योंकि चाइना को राजी करना है और चाइना इसके ऊपर कब्जा कर लेगा ताइवान के ऊपर। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेटलमेंट होगी, ताइवान को भी अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इतने फासले से आके इसका दिफा करना जरा मुश्किल है। अब ईरान चला गया है डोनाल्ड ट्रंप, ईरान चला गया अमेरिका, लेकिन ताइवान पे नहीं जा रहा, जिसको इसने हमेशा ही सपोर्ट दी और ये कहा जी कि हम आपके साथ हैं, फिक्र ना करें, चाइना से लड़ पड़े। अब क्योंकि चाइना का प्रेशर आया तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे हटना शुरू हो गया। इसके साथ साथ इंडिया के लिए बहुत ही खौफनाक खबर है। ऐसा लगता है कि इंडिया जो है ना, मई का महीना उसे सूट ही नहीं करता। अब ब्रिक्स का इजलास हुआ वहां पे और उसके अंदर कोई मुश्तरका एलामिया नहीं आ सका। मुश्तरका एलामिया इसलिए नहीं आया कि वहां पे यूएई का भी इशू है और साथ ईरान, दोनों मुखालिफ हैं एक दूसरे के, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि अब वहां पे एक मुश्तरका एलामिया जो था वो जारी होना नामुमकिन सा हो गया। एक सदारती एलामिया जारी किया गया जिसके अंदर ये तस्लीम किया गया है कि हमारे मसाइल हैं, हम एक दूसरे के साथ जो इकट्ठे नहीं बैठ सके, हम एक दूसरे के साथ मसाइल का को हल नहीं निकाल सके। और साथ ही यूएई जो था उसने बहुत ज्यादा एतराज किया और साथ ईरान ने बहुत ज्यादा एतराज किया, तो इसको शामिल करके एक सदारती एलामिया जारी किया गया, जो मेरा ख्याल है इंडिया के लिए, बेचारे के लिए बड़ा ही बुरा वक्त आया हुआ है इसके ऊपर। बेचारा मैंने कह दिया, अगर ये फर्क होता तो उससे मुझे पकड़ लेना था इस बात पे। लेकिन मुझे अब तरस आ रहा है इंडिया के ऊपर कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुझे लगता है कि मई का महीना वाकई इनके ऊपर भारी है, इनको चाहिए था इसको जून में ले जाते कि शायद उससे मामला ठीक हो जाते, या फिर मार्च में ले जाते, क्योंकि मार्च का महीना इंडिया को बाजू का सूट करता हुआ नजर आता है मुझे। तो बहरहाल बेचारे मुल्क के साथ और बेचारे मोदी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन इतना बेचारा भी नहीं है, क्योंकि यूएई पहुंच गया था और यूएई के साथ इनका एक दिफाई मुआहदा हो रहा है। वो दिफाई मुआहदा जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, तो मुझे लगता है कि यूएई अब अपना पूरा जो दिफा है वो इंडिया के हवाले कर देगा। तो एक ट्राइका बन रहा है, एक मसलस बन रही है जिसके अंदर यूएई है, जिसके अंदर जनाब एक साइड पे इंडिया है और जिसके तीसरी साइड पे इसराइल है। तो एक नया इत्तेहाद बन रहा है मशरक वस्ता के अंदर, जिसके अंदर इंडिया होगा, इसराइल होगा और यूएई होगा। अब देखते हैं इस इत्तेहाद का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ये बड़ा लीथल है। इसका मतलब ये हुआ कि दो मुखालिफ जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो आलम इस्लाम के खिलाफ हैं, वो मशरक वस्ता में बैठ जाएंगे और वहां बैठेंगे जहां हमारा मक्का और मदीना बहुत ज्यादा करीब है, हमारे हरमैन शरीफ है वहां पे। अब देखते हैं कि मुसलमान इस इत्तेहाद को किस तरह देखते हैं, लेकिन इंडिया बहरहाल आगे बढ़ गया हुआ है। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है जनाब, वो तेहरान पहुंचे हैं और ये खबर एक ट्वीट के जरिए सामने आई है और ये दौरा खुफिया है। मुझे लगता है कि वो राजी करने के लिए गए हैं कि फाइनल स्ट्रोक खेले और इस जंग से निकले, क्योंकि ये चाइना का जो दौरा है उसके बाद ईरान खुद को खासा कमजोर और अकेला भी महसूस कर रहा है, तो पाकिस्तान ने इस वक्त एक इंटरवेंशन की है। इसके साथ साथ ईरान से कुछ खबरें आई हैं। एक तो अमीर सईद अरवानी साहब हैं, उनके ये मुस्तकिल मंदोब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के। उन्होंने कहा जी आलमी माशी असरात जो हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है या उन कौमों के ऊपर है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी। इसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं। एक साल के अंदर 2 जंगें इम्पोज की गई ईरान के ऊपर, जो जुल्म है। इसके साथ साथ मसूद पज़ेश्कियान साहब ने, जो पोप लियो साहब, उनका शुक्रिया अदा किया है कि जी आपने हमें सपोर्ट किया है और इस जंग की मुखालफत की है और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुखालफत की है, तो वो उन्होंने शुक्रिया उनका अदा किया। इसके साथ साथ इसराइल और लेबनान की जो जंग है, जो जंग बंदी है, उसके अंदर 45 दिन का इजाफा हो गया और ये ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। अगली मुलाकात जो होगी वो 2 और 3 जून को होगी। उस वक्त तक ये जंग जो है बंद रहेगी, लेकिन 2 और जो 3 जून को जो मुलाकात हो रही है उसका इस जंग बंदी के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी सतह के मुज़ाकरात के ऊपर है। तो ये जो सियासी सतह के मुज़ाकरात हैं ये अब आगे चल के होंगे
और ये 29 मई को स्टार्ट होंगे और ये ऐलान जो है पेंटागन की तरफ से किया गया है। तो अब देखते हैं कि इस जंग बंदी का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि सरदस्त कोई इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल ने लेबनान के ऊपर कल रात भी हमला किया और इस हमले में 6 लोग जो हैं वो शहीद होंगे, जिनके अंदर 3 का ताल्लुक जो था वो मेडिकल शोबे के साथ था, वो मदद कर रहे थे मरीजों के लिए, उनको भी बेचारों को शहीद कर दिया गया। तो एक साइड पे जंगबंदी है और दूसरी साइड पे इसराइल को खुली इजाज़त है कि वो जब चाहे लेबनान के ऊपर हमला कर दें। ये अजीब सी जंगबंदी है जिसमें लेबनान के हाथ बाँध दिए गए हैं, लेकिन इसराइल को खुला छोड़ दिया गया कि जितने मुक्के मार सकते हो मार लो, जितना ज़ुल्म करना चाहते हो तुम कर लो। तो ये है जंगबंदी और इस जंगबंदी का क्या फ़ायदा होगा लेबनान को? ये एक सवाल है जो आखिर में मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दें, अगले भी इलाकों में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।